क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रखा है, निम्न में से किस भौतिक राशि का डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर है। ऑप्शन में चार फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि इन चारों में से किसका डायमेंशन फॉर्मूला इसको मैच करता है। तो सबसे पहले आपको चारों क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, बात हम करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी बल इंटू विस्थापन। तो मैं इसको अगर एफ इंटू डी लिखूं तो एफ जो होता है इसका हमारे पास में होगा m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है ये L1 होता है। अब दोनों को आप इकट्ठा करोगे तो ये आएगा हमारे पास में m1L2T-2। तो आप कहोगे ये तो मैच नहीं किया इसमें, ठीक है। सेकंड बात करते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो होता है हमारे पास में वो था फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स आपके पास m1L1T-2 है, नीचे L1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में m1L0T-2। सेकंड ऑप्शन भी आपके क्वेश्चन को मैच नहीं कर रहा। तीसरे की बात करते हैं श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टोक्स के नियम से, F इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। इस नीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि श्यानता गुणांक का जो विमा सूत्र है m1L-1T-1 होता है। अब ये तीसरा ऑप्शन भी इसको मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट चौथे पे टिक लगा दे, चौथे की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति होगा। प्रतिबल जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हम ये कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बटे विकृति। विकृति जो होती है ये यूनिटलेस होता है, मात्रकहीन होगा, कोई यूनिट नहीं है। प्रतिबल जो होगा हमारे पास में फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको पता है m1L1T-2 होता है और एरिया आपके पास होगा L2। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो यहां बन जाएगा हमारे पास में m1L-1T-2। अब देखिए आपके ऑप्शन को ये चौथी चीज जो है मैच कर रही है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि यदि बल, फोर्स, त्वरण, एक्सेलरेशन और टाइम, समय, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां अगर मैं मान लेता हूं तो लंबाई जो है लेंथ, इसका विमा सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूले की यूज बता रखे, मैं तरीका बताता हूं कैसे करना है। तो जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको लेफ्ट साइड में लिखें, इक्वल्स टू राइट साइड के अंदर में जिन जिनको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रहा है उनकी पावर एक्स वाई जेड करके लिखनी है ताकि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सके। पहला कह रहा फोर्स, तो फोर्स की पावर आपने एक्स लिख दी। दूसरा त्वरण, एसेलरेशन, पावर आपने वाई लिख दी। तीसरा समय, टी, पावर आपने जेड लिख दी। अब देखिए एक्स वाई जेड की जैसी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन का आंसर आएगा। सेकेंड स्टेप में इनके डायमेंशन फॉर्मूले रखने, लेंथ का विमा सूत्र होता है L1, फोर्स जो हमारे पास में है m1L1T-2 और पावर आपके पास में है x, एक्सेलरेशन होता है L1T-2, पावर हो गई y, टाइम जो होता है t की पावर 1 और ये हो गया z। आप चाहो तो दो स्टेप स्किप कर सकते हो कि डायरेक्ट पावर को अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। L1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो भी पावर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x और यहां हो जाएगा l की पावर y, t की पावर -2y और यहां पर बन जाएगा t की पावर z बन गई। अब देखिए राइट साइड में सबको इकट्ठा करना है, m एक ही बार लिखना है, l एक बार लिखना है, t एक बार लिखना है। लेफ्ट साइड में l टू द पावर 1 इक्वल्स टू, m की बात करते हैं अकेला m है यानी x हो, l की बात करें इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, x प्लस हो गया y। t की बात करें तीनों के अंदर में है तो -2x, -2y और +z, ये बन गया आपके पास। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में m l t की पावर्स जो है उनको कंपेयर करना है। राइट साइड में m की पावर x है तो लेफ्ट साइड में नहीं है, यानी m की पावर 0 है, x इक्वल्स टू क्या हुआ 0, पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरा l की पावर को l की पावर से कंपेयर करना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहां 1 है और x 0 निकाल चुके हम, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ गया, सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास। तीसरा
टी की पावर को कंपेयर करेंगे तो -2x -2y प्लस जेड इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में टी नहीं है, इसका मतलब टी की पावर 0 है। x की वैल्यू 0 है तो पहला टर्म 0 हो गया, y की वैल्यू 1 है तो -2 हो गया, प्लस z इक्वल्स टू 0। z की वैल्यू आई आपके पास 2। अब आपको सीधा इन x y z की वैल्यू यहां पर एलिमिनेट कर देनी है। इसमें क्या बन जाएगा, लेंथ जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला f की पावर 0 है, a की पावर y यानी 1 हो गया, और z जो t है इसकी वैल्यू हो गई 2। तो जिसकी पावर 0 है उसको लिखने से कोई सेंस नहीं। L इक्वल्स टू हो गया a t की पावर 2। अब ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा, देखिए फर्स्ट में f है, सेकंड में f है, थर्ड में f है, तीसरा देखिए a की पावर 1 t की पावर 2, यानी सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानी है, तो फोर्स जो है इसके बताइए आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा, कई स्टेप्स स्किप लेते हुए चलेंगे, क्यों, क्वेश्चन रिपीट है हमारे पास में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू, पहला नंबर A है यानी x, दूसरा वेलोसिटी v है यानी y, तीसरा डेंसिटी यानी z। अब हम क्या करेंगे, दो काम एक साथ करेंगे। फोर्स जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, m1 L1 T माइनस 2। एरिया जो होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है L2, और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो L हो जाएगा हमारे पास में, पहला हो गया हमारे पास ये। वेलोसिटी L1 T माइनस 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं Ly T माइनस y। तीसरा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, m1 L माइनस 3 होगा, तो पावर को मल्टीप्लाई करें तो m की पावर z हो गया और L की पावर -3z। अगले स्टेप में राइट साइड में इकट्ठा करना है, m अकेला नंबर है तो m की पावर हो गया z, L जो है इसमें है, इसमें है और इसमें है, L की पावर हो जाएगा 2x प्लस y -3z। t की बात करें तो अकेला इसमें है, t की पावर -y। लेफ्ट साइड में m1 L1 t माइनस 2। मेरे प्यारे बच्चों, अब इक्वेट करेंगे m l और t की पावर्स को, यहां z है यहां पर 1 है तो z इक्वल्स टू 1, पहली वैल्यू आ गई। दूसरा, छोटी वैल्यू y की है तो इजी निकाल सकते हैं, t की पावर -y है और यहां पर -2 है, तो -y इज इक्वल्स टू -2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 2 आ गई, सेकंड हो गया हमारे पास। अब इसमें आप z की और y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हो, इक्वेट करें 2x प्लस y -3z इज इक्वल्स टू, l हमारे पास 1 है। देखिए z की वैल्यू 1 है तो ये -3 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 है तो +2 हो गया ये, और ये हो जाएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू 1। 3 -2 -1 हो गया, इधर आएगा +1 हो जाएगा, 2 हो गया, x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1। अब इन तीनों वैल्यूज को यहां रखेंगे, आपके पास आंसर बनेगा f इक्वल्स टू, a की पावर x है तो 1 हो गया हमारे पास, b की पावर y है तो b स्क्वायर हो जाएगा इसमें, और तीसरा आपके पास में रो की पावर z है तो रो 1 है हमारे पास, तो a v स्क्वायर रो, a v स्क्वायर रो। देखिए बी ऑप्शन जो है आपके पास थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रेशर MKS यूनिट में कैसे होगा। तो देखिए लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, आपको प्रेशर दे रखा CGS में 10⁻⁶, यहां बोल रखा इसने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, डाइन को न्यूटन में बदलना है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 डाइन जो है वो कितना हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हो 10⁻⁻5, पहली वैल्यू ये एलिमिनेट करें। दूसरा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर होगा। एक तो इस वैल्यू को और एक इस वैल्यू को अगर मैं वहां एलिमिनेट कर देता हूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू 10⁻⁶। टाइम की बात करें तो हम यहां पर लिखेंगे 10⁻कितना -5, और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है तो
1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻²। स्क्वायर लगा हुआ है तो -4 हो जाएगा ये 10⁻⁻ कितना -4। अब सबको इकट्ठा कर लेते हैं। P इज इक्वल, सिंगल लिख दिया 10 मैंने, 6 -5, ये 4 ऊपर जाएगा तो +4, 6 और 4 10, 10 में से 5 गया 5, तो P इज इक्वल्स टू 10⁻5 और यूनिट हो जाएगी आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए आपका किस में, 10⁻5। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसी में आंसर है, यानी चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, P वेलोसिटी बोल दिया, F फोर्स बोल दिया, T टाइम बोल दिया, और आपसे कहा है कि A और B जो है, ये जो है इनके डायमेंशन फॉर्मूलेज आपको निकालने हैं, यानी ये अल्फा और बीटा जो है इनके डायमेंशन। हिंदी में देखिए ए और बी लिखे हुए हैं, तो यहां ध्यान रखना ये अल्फा और बीटा है, ये अल्फा और बीटा के डायमेंशन फॉर्मूले निकालना। तो सबसे पहला काम हम एक काम चीज जो हमें दे रखा उसको लिख, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन, ये हो गया हमारे पास में बीटा इंटू टी। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास में, जिसमें टोटल मिला के मैंने आप लोगों को बताया आई एल ए टी ई, ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। अब आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग फंक्शन, ए मतलब एरिथमेटिक बीज गणितीय, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल चरघातांकी। इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास में ये जो चीज दे रखी है, इसका मतलब ये डायमेंशनलेस होगी, यूनिटलेस है ये। अब इसमें आप एक चीज देखिए, इसको डायमेंशन लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का वैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, मुझे एक काम करना पड़ेगा, बीटा और टी जो है इसको डायमेंशन लेस करना पड़ेगा, यानी विमाहीन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 1 लिख दिया इसको, तो बीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास में क्या जाएगा 1/t। अब टी आपको क्लियर दे रखा टाइम है, इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला T1 होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास में कितना होगा टी की पावर -1। तो हम ये कह सकते हैं बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। ठीक है, नंबर सेकंड, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स बनाया हुआ है, ये मेरे पास में विमाहीन है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, विमाहीन। तो इसका मतलब इसके कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला जो है हमारे पास में अब किसके बराबर होगा, इस पूरे के इक्वल होगा। आप ये कह सकते हो ए जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला एफ अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए फोर्स जो है वो होता है m1L1T-2, वेलोसिटी होता है L1T-1, स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा L2T-2। अब इकट्ठा करें इनको, जैसे आप इकट्ठा करोगे तो m की पावर तो सेम रहेगी 1, L आ जाएगा आपके पास में -1 और T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, मैच करना है। m1L-1 पहला नहीं है, m1 ये दूसरा भी नहीं है, m1L1T ये नहीं, ये भी नहीं है, m1L-1 मैच कर रहा है, और बीटा आपके पास T-1 मैच कर रहा है। यानी अब आप कह सकते हो कि 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, यदि वेलोसिटी v चाल है, r रेडियस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट नहीं है, इनमें से कौन डायमेंशन लेस है। आपको एक सिंपल सा काम करना है, इनकी विमा सूत्र निकाल देना है। वेलोसिटी है v स्क्वायर, वेलोसिटी होता है L1T-1, स्क्वायर है तो L2T-2, जी होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा L1T-2 अपॉन करके r जो है वो रेडियस होता है, यानी L1 हो गया। अब आप इन सबको इकट्ठा करो, ऊपर हो गया, ये देखिए L1 से L1 कट गया, ये बना L2 और ये बना आपके पास में T-4। इसका मतलब ये डायमेंशनलेस नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं हुआ। अगली चीज, अगर मैं इसकी बात करता हूं v स्क्वायर, तो v स्क्वायर सेम होगा आपके पास L2T-2, r हो गया रेडियस L1, g हो गया हमारे पास में L1T-2, इकट्ठा करो इसमें, ये L तो 4 हो गया और t आपके पास -4 बन गया।
इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस नहीं है। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो आप कहोगे v जो है L1t-1, ये हो गया L2 रेडियस का स्क्वायर है, और यहां बन गया हमारे पास में L1t-2। इकट्ठा करो इसमें, तो L तो हो गया 4 और t हो गया -3, ये भी डायमेंशनलेस नहीं। लास्ट बचा चौथा, ये नहीं है कि यही आंसर होगा, चेक करके बताना है। v स्क्वायर है तो L2t-2, ये माइनस है, होल डिवाइडेड बाई ये L1 हो गया, और ये होगा आपके पास में कितना, L1t-2। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर 2 L है और नीचे 2 है, कट गए। t-2 है, t-2 कट गया। इसका मतलब ये जो है हमारे पास में मात्रकहीन, यूनिटलेस और विमाहीन, डायमेंशनलेस होगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों के अंदर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमारे टेस्ट सीरीज का आज ये हिस्सा बना है। इसमें क्या दे रखा है, फोर्स जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें टी टाइम है और पी जो है इसकी यूनिट बतानी है। हमने कहा ठीक है, अकेला आपको पी पूछा, कई बार तो ये ए भी पूछ ले, तो सबसे पहले काम हम करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिखें, F इज इक्वल्स टू पी टी की पावर -1 प्लस ए इंटू टी। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मैं एग्जाम में ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार कि अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन आपको मिलती है तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं, इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले जो है आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, सेम। तो हम ये कह सकते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल, तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे। अब हमें सिर्फ पी पूछ रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू पी टी की पावर -1, ऐसे लिखा जा सकता है। F इज इक्वल्स टू P अपॉन टी, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, P इज इक्वल्स टू F इंटू टी। अब बच्चा कहता है सर ये होता क्या, फोर्स इनटू टाइम। आप चाहो तो डायमेंशन फॉर्मूले से निकाल सकते हो, फिर चारों के डायमेंशन फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे, पर आपको पता है कि बल इनटू समय, फोर्स इनटू टाइम, ये होता है हमारे पास में इंपल्स, जिसको आप हिंदी में आवेग कहते हो। अब बच्चा कहे सर आवेग इसके अंदर में दे नहीं रखा, हमने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास में आवेग होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर में कि आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के समान होता है। मैं एक तरह से सिंपल सी चीज कह सकता हूं कि इंपल्स जो हमारे पास में है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, तो इन दोनों के बराबर। तो आवेग मैंने निकाल दिया, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, मोमेंटम, यानी इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। अब बच्चा कहे सर इसको वेरीफाई करें, तो मैं इसको वेरीफाई अगर करूं आपके सामने, फोर्स जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t-2, और टाइम लिखा हुआ हमारे पास में तो t1 हो गया। इकट्ठा करो इसको, m1 L1 t-1 हो गया। अब मोमेंटम जो है इसको कहते हैं m इंटू वी, m इंटू वी, m तो हो गया 1 हमारे पास में, और वेलोसिटी जो होती है L1 t-1, वेरीफाई हो गया। इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम निकल गए। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं। आपने इंपल्स निकाला, इंपल्स मिला नहीं, डिमोरलाइज हो गए, आपने कहा कभी सवाल गलत है, नहीं, इंपल्स इसके इक्वेट होता है। इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम, यानी आवेग संवेग में परिवर्तन की दर के समान होता है। 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां क्या रखा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो है इसका एसआई मात्रक बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल लॉ जो है न्यूटन का, F इज इक्वल्स टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G को मैं क्या लिख सकता हूं, F आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 लिखा जा सकता है। F होता है न्यूटन, R होता है मीटर का, ये स्क्वायर बन गया, और केजी इंटू केजी आपके पास केजी स्क्वायर। अब ये ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पहला नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बिल्कुल है, इसमें मीटर स्क्वायर है पर केजी नहीं है, इसमें केजी यहां पर -1 है। तो आपके 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, अगेन ऐसा यूनिट पूछी हुई है, पर पूछी हुई है गैस कांस्टेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको आइडियल गैस इक्वेशन बता रखा है कि P इज इक्वल्स टू होता है nRT। R निकालना है तो R इज इक्वल्स टू होता है PV अपॉन N इंटू टी। अब P इंटू V जो होता है वो वर्क डन कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन कहा जाएगा तो मैं इसकी यूनिट जूल कह सकता हूं, ठीक है। और N जो है हमारे पास में ये मोल कहलाता है, और T आपके पास में केल्विन होगा। तो जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, डी ऑप्शन, यानी 9वें का सही आंसर आपके पास डी ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा मात्रक आवेग के मात्रक के समान है, यानी इंपल्स जो है वो किसके इक्वल है। टॉर्क जो होता है ये होता है एक तरह से कार्य के इक्विवेलेंट। आप चाहो तो वीमा सूत्र से निकाल सकते हो। और अभी आपको पता होगा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि आवेग किसके समान होता है, मोमेंटम के इक्वल है। तो वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हो। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नहीं तो आप चाहो तो इनमें डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं यदि लंबाई जो है लेंथ इसकी यूनिट माइक्रोमीटर कह दे, टाइम की यूनिट में माइक्रो सेकंड कह दे, तो वेग का मात्रक इनमें से क्या होगा। आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है L अपॉन टी होता है, ठीक है। आपको एक सिंपल सा काम करना है, लेंथ को ये कह रहा है माइक्रोमीटर, 10 की पावर -6 मीटर मान रहा है। टाइम जो है उसको मान रहा है माइक्रो सेकेंड, 10 की पावर -6 सेकेंड। ये कट गए आपस में, इक्वल्स टू कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड कौन सा, डी ऑप्शन। 11वें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दो। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, किसी विशेष पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक इतने इतने और इतने हैं, तो इस पद्धति में फोर्स जो है उसको किसके बराबर लिखा जाएगा। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन करे क्या। सिंपल सी चीज है, जिसको पूछा उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। तो फोर्स पूछ रहा मैं, फोर्स इक्वल्स टू हमारे पास होता है m1 L1 T-2। अब करना क्या है, जो ये बोल रहा है वो चीज करें। मास जो है, मास को क्या लिख रहा है, बीच में है, देखिए L M और T, मास बीच में है, तो मास को लिख रहा है 10 ग्राम। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 10 ग्राम लिख देता हूं उसको। तो 10 लिख दिया मैंने यहां पर, ग्राम में सीजीएस में लिख रहा हूं। ये 10 हो गया आपके पास में। आपने कहा 10 की पावर कितना, एल लेंथ की बात कर रहा है तो इसको 10 सेंटीमीटर लिख रहा है, तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया, 10 की पावर 1 लिख दिया, ठीक है। टी की बात कर रहा है आपके पास में, टाइम को ये मान रहा है 0.1 सेकेंड, तो 0.1 लिख के पावर मैंने क्या कर दिया 2। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, कैसे, ये है मेरे पास में 10 ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरे पास में 10 ऊपर लिखा हुआ है, और ये -2 नीचे है, यानी 0.1 इसकी पावर हो गई आपके पास 2, -2 थी नीचे चला गया इसमें। इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर तो हो गया आपके पास में कितना 100, नीचे 1/10 की पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर तो आ गया आपके पास में 4। परंतु देखिए ये सारे जो है हमारे पास सीजीएस में है और आंसर मांग रहा है एमकेएस में, तो इसका मतलब ये तो डाइन हुआ इसमें। अब डाइन को न्यूटन में कैसे बदलना मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन में, कि 1 डाइन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁻5 न्यूटन होगा। तो 10⁻⁴ को मैं 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपके पास में -1 आ जाएगा पावर, 10 की पावर -1 न्यूटन, और 10 की पावर -1 होता है 0.1 न्यूटन। तो 0.1 न्यूटन कौन सा है, 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 1.25% का एरर आ गया है, तो उस गोले के आयतन में, वॉल्यूम में कितनी एरर आएगी। आपको पता है कि जब कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें अगर एरर आता है, फाइनल रिजल्ट भी एररफुल होगा। तो आप लोगों को गोले के आयतन का फॉर्मूला पता है 4/3 पाई आर क्यूब। एरर हमेशा उसी चीज में आता है जो वेरिएबल है, तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि 4/3 पाई, ये जो है ये तो हमारे पास में कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो इनमें तो कोई एरर नहीं है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3 हुआ।
और परसेंटेज एरर लिखने की मैं ट्रिक बता चुका हूं, डेल्टा वी अपॉन वी परसेंट इक्वल्स टू 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर 3%। अब इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो देखिए 3 तो एज इट इज लिखा हुआ है, रेडियस यहां आर आएगा, देखो मैंने 3 लिख दिया, आर है इसमें। तो रेडियस का जो मेजरमेंट है उसमें एरर है 1.25, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.75% एरर आ जाएगा वॉल्यूम में। 3.75% सी ऑप्शन है 13वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक इक्वेशन दे रखी है आपको, आपसे पूछा एस एल और आर, इसके मेजरमेंट में इतना इतना एरर है, तो आर के मेजरमेंट में कितना एरर होगा। सेम जो है परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, आर इक्वल्स टू एस एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसमें जो नंबर कांस्टेंट है उसको यूज नहीं किया जाएगा, वो कांस्टेंट आपका पाई है, इसको रिमूव कर देंगे। तो परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एस परसेंट प्लस डेल्टा एल अपॉन एल परसेंट, क्योंकि पावर 1 है। आर स्क्वायर नीचे है, बच्चे कई बार कहते हैं नीचे है तो माइनस में लिखेंगे, एरर हमेशा जुड़ते हैं, माइनस नहीं होते। इसको भी हम ऐसे इसी रूप में लिखेंगे, 2 ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एस के मेजरमेंट में एरर है 1.5, एल के मेजरमेंट में एरर है 2.5 और आर के मेजरमेंट में जो एरर है वो है 0.5। तो 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये 1 हो गया, यानी 5% का एरर है। यानी आप कह सकते हो 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल सा है। अब कई बार बच्चा क्या होता है कि कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं होते हैं, तो वो एल और सी जो होता है इनके डायमेंशन फॉर्मूले रखता है। यहां पर आपको ऐसे कभी क्वेश्चंस देते हैं तो समझ लेना कि वो जो चीज दे रखी है वो कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हो अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। अब देखिए यहां पर 2 पाई फिर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है जिसको यूनिटलेस कहा जाता है। आपको ये चाहिए इसको एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इंटरचेंज कर दे। तो रूट एल सी को मैं यहां लिया हूं और एफ को यहां लिया हूं, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्योंकि 2f हटाया मैंने इसमें से। तो अंडर रूट सी एल जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो जिस रूप में उसने पूछा है, 1/2 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी टाइम की इक्विवेलेंट होती है, ये एक तरह से टी हो गया मेरे पास, और टी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी कितना होगा, T1 होगा। तो टाइम के इक्विवेलेंट है, यानी सेकंड इसकी यूनिट होगी। तो 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम दे रखा है, मैच करना कोशिश करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T-1 होता है, यानी इसका तो थर्ड मैच करेगा। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो m1L-1T-2, m1L-1T-2, तो फोर्थ आपके पास में आ गया है, ये देखिए ये इसको मैच किया। वेग प्रवणता वेलोसिटी अपॉन लेंथ आएगा, तो T-1 आएगा इसका, तो T-1 आपके पास फर्स्ट को मैच कर रहा है। एनर्जी m1L2T-2, m1L2T-2, अब ये मैच कर। तो अब आप देखो A जो है उसमें 3 आएगा, A3 इसमें और इसमें है, ठीक है, यानी ये तो कट गए हमारे पास सेकंड और थर्ड, ठीक है। B की बात करते हैं तो 4 आएगा, तो B4 दोनों के अंदर में दे रखा है, ठीक है। C की बात करते हैं तो 1 आएगा, तो C जो 1 है वो इसी के अंदर, ये आंसर हो गया हमारे पास में। बाकी भी मैच कर लेते हैं, D2 है तो D इसने अपने आप ही 2 दे दिया। तो 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में फोर्थ जो ऑप्शन है वो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फिर एरर का क्वेश्चन है। आपको यहां पर कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, ABCD के अंदर में परसेंटेज एरर दे रखा है, और J जो है इसमें अनिश्चितता, सेम चीज है, अनसर्टेनिटी यानी एरर बताना आप। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम इसमें,
ये आपके पास में है J इक्वल्स टू 4a³ टी स्क्वायर अपॉन C अंडर रूट हो गया D। इसमें जो कांस्टेंट नंबर है उसको यूज नहीं करेंगे, 4 कांस्टेंट है, बॉक्स में बंद कर दिया, यूज नहीं करेंगे। बाकी को परसेंटेज में लिखूं तो डेल्टा J अपॉन J परसेंट इक्वल्स टू, ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा इसमें 3 डेल्टा A अपॉन A परसेंट प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B परसेंट प्लस करके डेल्टा C अपॉन C परसेंट, और रूट है तो पावर 1/2 होती है, तो हाफ हो गया हमारे पास में डेल्टा D/D परसेंट। वैल्यू पुट कर देते, देखिए ए जो है उसमें एरर 2% दे रखा है, तो 3 इंटू 2%, 2 इंटू पी जो है उसमें परसेंटेज एरर है 2.5, तो ये हो गया 2.5%। सी एज इट इज है, तो सी का परसेंटेज है 3, क्योंकि उसके आगे मल्टीप्लाई नहीं है कोई, हाफ हो गया हमारे पास में। और डी जो है इसका परसेंटेज एरर 6 दे रखा है, तो 6%। अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 6% प्लस 5% प्लस 3% प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3%, जोड़ लीजिए, और 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17% का एरर आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपके पास में 17 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फिर इक्वेशन दे रखी है पर क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आपसे कह रहा है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है और के जो है हमारे पास उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपसे पूछा है कि बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला ये है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले आपको ए बी सी जो है इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, उसके लिए पता करना पड़ेगा कि बी क्या है, तो बी क्या है उसको जांचने के लिए आपको इक्वेशन में जाना पड़ेगा। तो हमने कहा चेक करते हैं, ए इज इक्वल्स टू क्या है, ई एक्स हो गया हमारे पास में, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना है इसमें ए। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको चीज बताया था, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी प्लस हो रही है या माइनस हो रही है का मतलब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला ए स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में से कोई एक चीज लिख सकता हूं मैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, देखो ए इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बी एक्स अपॉन करके मैंने लिख दिया एक्स, एक से कट गया इसमें, तो इक्वल्स टू आएगा आपके पास में बी एक्स, बी की वैल्यू निकालनी है तो बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू एक्स। अब देखिए के क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारे, तो आप ऐसे कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2, वर्क डन ही होता है एक तरह से। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन L1 हो गया, इकट्ठा कर लीजिए, B इज इक्वल्स टू M हो गया 1, L हो गया 3, T हो गया -2। अब देखिए दोस्तों, MLT आ गया B, तो ABC की वैल्यू M के ऊपर पावर A है, L के ऊपर पावर B है और T के ऊपर पावर C है -2। आपसे पूछ रहा है A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू कितनी होगी, A 1 है, B 3 है और ये है -2, 4 में से 2 गया 2, आपका आंसर 2 आना चाहिए। तो 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आपसे पूछ रहा है कि E अपॉन बी जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख के निकाल सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला, पर मैं ट्रिकी बेस से निकालूंगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अगर मैं फोर्स की बात करूं, अगर कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल Q हो गया हमारे पास, इसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, विद्युत क्षेत्र में रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में Q इंटू E। सेम तरीके से इसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा, इस पे जो फोर्स लगती है वो हमारे पास में F इज इक्वल्स टू होता है QV। अब फोर्स आपको पता है यूनिट न्यूटन होती है इसकी, फोर्स कैसी भी हो सेम होगी, तो लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी सेम होंगे, तो मैं लिख सकता हूं QE इज इक्वल्स टू
क्यू वी बी हो गया हमारे पास, क्यू से क्यू कट जाएगा, v इज इक्वल्स टू कितना हो गया E अपॉन बी। अब देखो कितना आसान बन गया सवाल ये। E अपॉन बी का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो होती है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L1t माइनस वन। L1t माइनस वन कौन सा आपके पास में? पहला ऑप्शन जो है 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि एफ वी और टी इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाए तो मास जो है इसकी यूनिट हमारे पास में कितनी होगी? अब इसको लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो डायरेक्ट हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। मास निकालना है तो m इज इक्वल्स टू एफ की पावर x, p की पावर y और t की पावर z। अब डायमेंशन फॉर्मूला डाल दीजिए। मास हमारे पास हो जाएगा m1, फोर्स हमारे पास होता है m1 L1 t माइनस टू, ये हो जाएगा आपके पास में mx l x हो गया और t हो गया माइनस टू एक्स। वेलोसिटी L1 t माइनस वन, तो एल वाई हो गया t माइनस वाई। समय का सेम रहता है तो t की पावर z। अब इकट्ठे कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस चीज के अंदर में। m की पावर 1 है यहां पर, तो 1 इक्वल, यहां m अकेला है तो x हो गया, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। l यहां है नहीं तो 0 लिख दिया। l यहां कौन है? 1 और ये 2 है, यहां हो जाएगा x प्लस वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं यहां पर, तो y इज इक्वल्स टू मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा। सेम तरीके से t को इक्वेट करें, लेफ्ट साइड में t नहीं है, यहां माइनस 2x हो गया, माइनस वाई हो गया, प्लस z हो गया। x की वैल्यू 1 डाल दी मैंने, ये हो जाएगा माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 1 डाल दी तो प्लस 1 हो गया, प्लस z हो जाएगा। ये माइनस 1 हुआ, इधर आएगा तो प्लस 1, z इज इक्वल्स टू 1। अब इन तीनों को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, क्या बन जाएगा मेरे पास में? ये m इज इक्वल्स टू एफ की पावर x 1 हो गया, v की पावर y माइनस 1 हो गया, t की पावर z यानी t 1 हो गया, f v माइनस 1 t 1। ये कौन सा आपके पास में? तो ये आंसर आपके पास में आएगा डी ऑप्शन, यानी हम ये कह सकते हैं 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों।